सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। इसका जो है 2023 हिंदी का क्लास 10 का आज पूरे का सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ध्रुव सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। जैसा कि आप जो है देख रहे हैं, आप बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 को देखते हुए हिंदी का इस पेपर को सॉल्यूशन भरे पेपर को आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन को देखते हैं तो आपके बहुत नंबर यहीं से पक्के हो जाने वाले हैं, यानी बहुत कुछ आपको यहीं से भी देखने को मिलने वाला है। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और तभी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल आप देख रहे हैं, पूरे पेपर का आज सॉल्यूशन होने वाला है। मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन के लिए तैयार कर लिया है, अब आपको बारी है सिर्फ देखने की। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं पूरी का सॉल्यूशन और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी देख रहे हैं, एक आध दिन पहले भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो पहले विकल्पीय प्रश्न करेंगे। देखिए धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले विकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं और पहले चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ऊपर से निकल चलते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ये आपके पृष्ठों की संख्या रहेगी। जितनी भी पृष्ठों की संख्या है वो आपको ये संख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, अब और ध्यान रखिएगा कि जब आप पेपर कोड को लिखें, पेपर कोड आपको सही से भरना है। आपको बस यहाँ 2023 की जगह आपको 2024 देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 2024 देखने को मिलेगा और विषय हिंदी 70 नंबर का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। और समय जो आपको दिया रहेगा वो समय 3 घंटे 15 मिनट का है। कितने? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया रहेगा। ठीक है, हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सारी चीज़ें हमें जो 15 मिनट मिलने वाली है ना, वो प्यारे स्टूडेंट इसके लिए मिलने वाली है कि आप पेपर को पूर्णतः पढ़ें। ठीक है, पहले पेपर को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, उसके बाद समझकर आपको चीज़ें लिखनी है कॉपी के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न पत्र 2 खंड ए तथा खंड व में विभाजित है। ठीक है, खंड ए तथा खंड व में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड ए में विकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस चीज़ में क्या देखने को मिले। पहले तो ये देखने को मिला कि 15 मिनट जो है आपके वो पेपर को पढ़ने के लिए ही है। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिला कि इसमें 2 खंड हैं, जिसमें ए है और ब है। ठीक है, जिसमें खंड ए है और खंड ब है। और तीसरा क्या मिला आपको, OMR शीट में विकल्प प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ें। खंड ए में विकल्प प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला विकल्पीय प्रश्न आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। किसके लेखक हैं? तो ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। आपको इस तरह से जो है ऑप्शन दिए होंगे कि द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। आपको लगाना है सिर्फ भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के आपको टिक कर देना है। ठीक है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे? उपन्यास है। ठीक है, आपकी अगर कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। पूरे पेपर का, आपका जितना भी पूरा पेपर है, पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
देखिए हंस पत्रिका संपादक थे मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। आपको तीनों ऑप्शन गलत दिए होंगे, ठीक है, और एक सही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आपको सही को ही टिक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपको इसमें से कुछ काम आपको भी मिलेगा, जैसे आप होमवर्क समझिएगा और उसके जो है आपको कमेंट सेक्शन में उसके जो है जवाब देने हैं, ठीक है। देखिए कलम का सिपाही किस विधा है, यानी संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा। तो ये जीवनी है। क्या है? ये जीवनी है, ठीक है। आगे है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो आप कहेंगे मोहन राकेश है, ठीक है, लहरों के राजहंस। और मोहन राकेश की डायरी, उसके भी लेखक मोहन राकेश ही है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं। तो आप कहेंगे आलोचक हैं। कौन है? आलोचक हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक हैं, अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है या निराला है, ठीक है। तो इसके क्या सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद है। इसका पूरे का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और आगे देखें तो आगे देखिए, मेला आंचल के रचनाकार हैं। मेला आंचल के रचनाकार हैं, तो ये देखिए मेला आंचल के रचनाकार मोहन राकेश है, फणीश्वर नाथ रेणु है, प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी है मेला आंचल के रचनाकार, ठीक है। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, तो ये रीति काल के हैं। किसके हैं? रीति काल। अगला प्रश्न क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रामचंद्रिका रचनाएं केशव दास की है, बिहारी लाल की है, गणानंद की है या भूषण की है। तो ये केशव दास की है। मैंने आपको इसकी पीडीएफ के कारण आपके लिए पहले ही टिक लगा दिए हैं, और यानी पूरे पेपर का एनालिसिस करके ही आपको चीज़ें तैयार मिली हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव है रति, ईर, शोक, हास, निर्वेद। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, ठीक है। जहाँ पर दुख दर्द का भाव होता हो उसमें करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि शोक यानी दुख दर्द, ठीक है। और अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमाएं, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। एमसीक्यू की संख्या 20 यानी 20 है। और यहाँ ये किस किस से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी आपके उपसर्ग, समास, संधि विच्छेद, आपकी रस, छंद, अलंकार, इन सब से ही। यानी पहले क्या होता था, इनकी परिभाषा यानी डेफिनेशन पूछते थे और इनके एग्जाम्पल पूछते थे, उदाहरण पूछते थे। लेकिन अब जो है इनसे ही रिलेटेड विकल्पीय प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो आप कहेंगे 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा कि अधि यानी आगे का शब्द उपसर्ग कहलाता है। अधिग्रहण यानी अधि है तो अधि ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अति, अध या ए ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सही को टिक करना है आपको। और देखिए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के
2 3 4 1 यानी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गलत और एक सदगलत। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को आप ऐसे पढ़कर चलो कि आपको जो है इसी क्लास के अंदर सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में द्विगु समास है, द्विंद कर्मधारय या तत्पुरुष समास नहीं है। तो ये गलत हो जाएंगे, सही क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। ठीक है, खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप है क्षीर, क्षीर या क्षीण या खीन। तो क्षीर इसका सही अर्थ हो जाएगा, क्षीर। आप इसको क्षीर मत समझने लगना, आपको ऑप्शन देख देख कर जो है करेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत ना हो जाए। ठीक है, नर्दे शब्द का वचन और विभक्ति है, नद्य शब्द का वचन और विभक्ति, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, पंचमी एक वचन या चतुर्थी एक वचन। तो चतुर्थी एक वचन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये आपके लिए है जिसे आप HW मानकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हास्यस्थ धातु का वचन एवं पुरुष है, एक वचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है, अब जो है चीज़ों को करने की बारी आ चुकी है। तो पहले हम देखते हैं, पहले क्या देखते हैं? तो पहले हम गद्यांश देखते हैं। ठीक है, पहले हम गद्यांश देखते हैं। ये देखिए, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड वह यहीं से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें बोला निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद उस प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है क्या बोला है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार तथा उच्चाश्चर्य कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न की बारी है, प्रश्न पढ़े। तो देखिए, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ, आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है। देखिए, मैं आपके लिए सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से अपने हाथों से लिख कर इस पेपर का सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से संदर्भ लिखना है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको किस तरह से करना है? देखिए, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 2 ही पेनों का यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू, यानी काली नीली। इससे अलग आपको कोई पेन नहीं लेनी। ठीक है, आगे क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो ये लाइन खिंची हुई दिख रही है आपको, ये लाइन यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या क्या है? देखिए, दोस्ती के लिए ज़रूरी नहीं है, दोस्ती के लिए
ज़रूरी नहीं है कि मित्रता में दोनों लोग एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए। यानी ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो जैसे आप हो वैसा वो हो, ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं है दोस्ती के लिए, ठीक है। और यह ज़रूरी नहीं है या एक ही काम करते हो, अगर एक भी काम करते हो ये भी ज़रूरी नहीं है, यही भी ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और व्यवहार एक समान नहीं होते, यानी प्रकृति और व्यवहार कभी एक समान नहीं होते, समानता एक समान नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या बोला है, आपको इस तरह सिंपल, या मैंने बहुत सिंपल आपको व्याख्या बताई है, और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। देखिए राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, अब मैं आपको इस गद्यांश में से ही बताऊं। तो देखिए राम और लक्ष्मण की बात हुई है, किस किस की बात हुई है, तो राम और लक्ष्मण की बात हुई है, ठीक है। तो राम और लक्ष्मण का जो शब्द है इसको ही ढूंढ लिया जाए। तो अगर यहाँ देखोगे राम ये रहा, लक्ष्मण ये रहा, ठीक है। तो देखो राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र तथा उद्धत स्वभाव के थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्वभाव की तो पूछिए स्वभाव में क्या अंतर है, तो इसी तरह से आप बता देंगे। देखिए मैंने भी यही इसी प्रकार से बनाया। देखिए राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लेकिन लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, चाहे आप कै को कर सकते हो चाहे खे को। अगर आपसे कै नहीं आता तो खे कर दीजिए, खे नहीं आता तो कै कर दीजिए, कोई ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है। यानी हिंसात्मक व्यक्ति वो होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है, तेन त्यकेन बुझेता, इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, ठीक है, हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। तो देखिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक, ठीक है, तो शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट में क्या जवाब देना, देखिए लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम आपको लिखना है, और इसमें पाठ का नाम, ठीक है, पाठ का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये आपके लिए वर्क है। आगे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको इसका जो है कमेंट में लिखना, आप भी तो चेक कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। अब सारी चीज़ें हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखिए व्याख्या करते हैं, व्याख्या किसकी करनी है, सिर्फ रेखांकित अंश की, यानी यहाँ से यहाँ तक किसकी करनी है, ठीक है। देखिए व्याख्या करते हैं, इसमें लेखक कहते हैं कि जो त्याग करते हैं वे ही भोग पाते हैं, यानी अगर कोई सफलता भी त्याग मांगती है, ध्यान रखना, सफलता भी त्याग मांगती है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, कुछ त्याग भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना त्याग करोगे इतना फल मिलेगा। अगर आप कम मेहनत करोगे तो कम परसेंटेज बनेगी, लेकिन अधिक मेहनत करोगे तो अधिक परसेंटेज बनेगी, ठीक है। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। इसी को लेकर लोगों के बीच की लड़ाई झगड़े तथा समाज समाज के बीच लड़ाई, देश देश के बीच विरोध और ख़त्म करना चाहते हैं, विरोध को
खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी सारी नैतिक विचार, बुद्धि, समझ को परस्पर इसी में लगा और उलझा हुआ है। ठीक है, यानी इसी में हम उलझ गए हैं, हमें कुछ और ही नहीं दिखता। ठीक है, आगे देखें तो आगे क्या है, हम गद्यांश कर चुके हैं, अब बारी आती है पद्यांश की। ठीक है, पद्यांश में क्या हुआ होगा कि देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतुल्य जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नव के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नव जिसका विजय घोष रण गर्जन। ठीक है, अब देखो प्रश्न की तरफ चलने, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, एक प्रश्न रह चुका है पीछे, देखिए कि हमारी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है, यानी हमारी जो नैतिक जीवन है उसमें किस चीज़ को नैतिक यानी नैतिक सिद्धांतों में किस चीज़ को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो देखिए क्या बोला है, हमारे नैतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध को मिटाना चाहते हैं तथा समाज के विरोध व देश के विरोध को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, इसको प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका जो करें तो देखिए उपयोग पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ क्या है, देखिए संदर्भ क्या है, यह पद्यांश हमारी, अब देखो पद्यांश की बात आती है तो पद्यांश ही लिखना है, और गद्यांश की बात आए तो गद्यांश लिखना है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी है। इसके कवि कौन है, तो आप कहेंगे राम नरेश त्रिपाठी हैं। अब आगे अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे रेखा खड़ी हुई है, लाइन खड़ी हुई है, उसकी ही व्याख्या करनी है। तो देखिए व्याख्या क्या है, लेखक कहते हैं, लेखक या कवि, आप कवि करिएगा यहाँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि घूम घूम कर देख चुका है वे हमारे पूर्वज ऐसे थे। घूम घूम कर देख चुका है वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनको ईश्वरियों को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देखा था। हमारे पूर्वज की विजय घोष और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अगणितवार सुन चुका है। ठीक है, अगणितवार सुन चुका है। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो आप कहेंगे वीर रस है। कौन सा है, तो वीर रस है। ठीक है, तो ठीक है, कौन सा रस है, तो आप कहेंगे वीर रस है। अब देखिए आगे का चलते हैं, देखिए अथवा वाला करते हैं। तो अथवा वाले में क्या बोला है कि आप इनमें से दो मिलेंगे, एक करना है। ठीक है, दो होंगे, एक कर रहा है। ठीक है, चाहे आपको की मर्जी, आप कोई सा भी कर सकते हैं, ऊपर का कर सकते हैं, नीचे का कर सकते हैं। ठीक है, उदो मोही व्रज विरसत नाही, उदो मोही व्रज विरसत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जशुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत श्रात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदु तात। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में वही लिखना है, बस आपको पहचान कर लिखना है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास हैं। इसके लेखक
सूरदास हैं। ठीक है, आगे बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या में कैसे करेंगे? निर्मोही मोहन को अपने ब्रज की सुधा गई, निर्मोही मोहन को अपने ब्रज की सुधा गई, व्याकुल हो उठे वह प्यारा गोकुल, वह शगन लताओं की शीतल छाया, वह सुबह माता व बाबा का प्यार। ये यहाँ तक ही है। ठीक है, आपको इस तरह से करनी है, यानी आपको अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप हिंदी का पेपर देने बैठे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी आप पेपर को पास कर जाओगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है? उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्ण है? उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्ण है? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, पहले ही शुरू में आ रहा है प्रात समय, यानी प्रात समय क्या होता है? सुबह के समय। ठीक है, यानी उपयुक्त पंक्तियों में सुबह के समय का वर्ण है। ठीक है, किस समय का? सुबह के समय का वर्ण है। इसके बाद आपका संस्कृत में अनुवाद होगा। संस्कृत में अनुवाद भी आपको करना है। और देखिए किस तरह से, यानी दिए गए संस्कृत गद्यांश, यानी इसमें भी गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, से संदर्भ सहित, यानी इसका संदर्भ भी आपको लिखना है, संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान अत्रागत्य स्वीयान विचरान प्रसारयानम न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि यह नगरी विविधाना कलाना शिल्पाना च क्रेते लोके विस्मृता अतत्यता कौटिल्य टीका देशे देशे सर्वत्र स्पृहयन्ते। ठीक है, आप इसे कर सकते हो, चाहे आप इसे कर सकते हो, दोनों में से एक किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यह संदर्भ कैसे लिखना है। यह संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद कैसे करना है? यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला और क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। ठीक है, हर देश में पसंद की जाती हैं। उसके बाद आपको जो है इसमें से भी करना है एक। ठीक है, इसमें से भी एक ये पद्यांश का रहेगा। पद्यांश में इस तरह से लिखना है, गद्यांश की जगह बस आपको पद्यांश कर देना है। ठीक है, और खंड काव्य को बाद में देखेंगे, उससे पहले आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए जिसे हम जीवन परिचय कहते हैं। जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम में ये वाले पूछे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूछे गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद पूछे गए। 5-5 नंबर के हैं। और देखिए कवियों में से किस किस का, तो कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास रहे और आपके सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ठीक है, तो एक एक देखेंगे सबका। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। ठीक है, बड़े आसान शब्दों में आप जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रावली था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के स्कूल में उत्तीर्ण की। वे इंटर की शिक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश लिया।
अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं को लिखना आरंभ कर दिया। बाद में उन्हें काशी के विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति मिल गई। इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हो गया। इस तरह से लिख देना है और आपको लिखना है कि प्रमुख रचनाओं में किस तरह से लिखना है। चिंतामणि, विचारवीथी, हिंदी साहित्य का इतिहास, सूरदास, रश्मिमास, त्रिवेणी, 4 से 5 अगर रचना आप लिख देते हैं तो 4 से 5 रचना आप बहुत हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें से देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत का देखते हैं जीवन परिचय। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का मैंने बहुत ही आसान बनाया है, जिसे आप 4 से 5 लाइनों में भी कर सकते हैं बोर्ड कॉपी में, ठीक है। क्योंकि बोर्ड कॉपी तो बड़ी होती है, तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में इसको तैयार किया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौशानी में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौशानी में हुआ तथा 6 घंटे के पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। यानी इनका जन्म हुआ, उसी के 6 घंटे के पश्चात इनकी माता का देहांत हो जाता है, ठीक है, हो गया। पिता तथा उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। पंत जी 1919 में बनारस चले गए। इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की व इन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के प्रमाणदाता के पद पर नियुक्त हुए। 28 दिसंबर सन 1977 को देहांत हो गया, ठीक है। देहांत कब हुआ? 1977। आपको इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, इनका जन्म, इनकी शिक्षा कहाँ हुई, किन किन भाषाओं का ज्ञान था, इनके माता का नाम, पिता का नाम, स्थान, ये कुछ चीज़ें याद रखिए। और देहांत, ये सब याद रखने के बाद फिर लिख कर देखिए, आप बड़ी आसानी से आप जीवन परिचय कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रमुख रचनाएं देखें तो ग्रंथि, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्यकाम, ठीक है, सत्यकाम इनकी रचना है। अब देखिए यहाँ तक हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है आगे की। आगे क्या है तो देखिए आगे है ये, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो है मैंने एक बेहतरीन श्लोक आपके लिए बताने वाला हूँ। देखिए तो श्लोक क्या है, ठीक है, यहीं मैं लिख देता हूँ श्लोक, ठीक है। तो श्लोक आप इसे जरूर तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। जीव चक्र, ठीक है, जीव चक्र भ्रमत्येव माँ, ठीक है, धैर्य ते प्रच्युते भाव। इसका अर्थ की बात करूं तो अर्थ इसका क्या बनता है, अर्थ भी मैं लिख देता हूं, वैसे अर्थ पूछता नहीं है। तो देखिए जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, जीवन चक्र यानी जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है। जीवन चक्र व्यमेतवा, जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, ठीक है। जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, इसलिए धैर्य ना खोएं। जीव चक्र भ्रमयते में माँ धैर्य प्रच्युत भाव,
यानी जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, इसलिए धैर्य ना खोएं। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये भी, यानी पहला प्रश्न क्या है, पुरुराज के आसीत, पुरुराज के आसीत। ठीक है। यानी पुरुराज के आसीत, यानी पुरुराज कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुराज के आसीत यानी पुरुराज भारतीय वीर आसीत, यानी पुरुराज कौन था, तो पुरुराज एक भारत वीर था। ठीक है। तो देखिए वीर वीर कैन पूज्यते, वीर कैन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है। वीर वीरेण पूज्यते। और कुत्र मरण मंगलम भवति, कुत्र मरण मंगलम भवति, यानी वाराणस्या मरण मंगलम भवति। ठीक है। चंद्रशेखर के आसीत, चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर देशभक्ता आसीत, चंद्रशेखर देशभक्ता आसीत। और ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं। 6 पूछे जाएंगे, 6 में से 1 करना है। ठीक है। 6 पूछे जाएंगे, 6 में से 1 करना है। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। तो एक मैंने खुद तैयार किया है, बेरोजगारी की समस्या को देखते हैं। ठीक है। ये बेरोजगारी की समस्या को देखते हैं, 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। 9 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो देखिए थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है। देखिए क्या है, तो पहले आपको कुछ टॉपिक लिखने हैं। पहले भूमिका लिखनी है। भूमिका में क्या आप उस नवयुवक के चेहरे को देखा है जो विश्वविद्यालय से उच्च डिग्री प्राप्त कर बाहर से आया है और रोजगार की तलाश में भटक रहा है। क्या आपने उस नवयुवक की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में रोजगार दफ्तरों के चक्कर लगाता है और रात में देर तक अखबारी विज्ञापनों में रोजगार की खोज करता है, जिसे घर में निकम्मा और समाज में आवारा कहते हैं, जो निराशा की नींद सोता है। बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है। आगे आता है कि बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है। तो देखिए बेरोजगारी अथवा बेकारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है और उसे काम न मिलता हो। बालक, बद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की परिधि में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। आगे है कि बेरोजगारी अनेक समस्याओं की जड़ कैसे है। तो देखिए भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण उत्पादक मानव शक्ति नष्ट नहीं हो सकती, वरन देशों का भावी आर्थिक विकास भी अवरुद्ध होता है। बेरोजगारी अनेक समस्याओं की जड़ है, जिनमें निम्नलिखित हैं। बेरोजगारी हमारे देश में पूरी तरह फैल चुकी है। बेरोजगारी हमारे देश में पूरी तरह फैल चुकी है। आप जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ इतने टॉपिक लिखाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, कहीं भी आपके नंबर नहीं काटेगा। तो बेरोजगारी के कारण की बात करें, हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख किया जा रहा है। तो देखिए पहला जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, जो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2.5% की वृद्धि हो जाती है, यानी 2.5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अब देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में क्या है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली रोजगार परक नहीं है, यानी जो अब की शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार परक नहीं है। ठीक है। इसमें पुस्तकालय ज्ञान
पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। फलत यहाँ स्कूल कॉलेजों के छात्र दफ्तरों के क्लर्क ही बन पाते हैं, वे निजी उद्योग धंधे आरंभ नहीं कर पाते। यानी यहाँ एक तरफ बिजनेस की भी बात कही गई है, अब बिजनेस सिखाने की भी बात की गई है, क्योंकि कहा है कि किताबी ज्ञान ही दिया जाता है यहाँ पर, यानी वैसा ज्ञान आपको नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो पढ़ लिया वो अपने नौकरी कर लेगा, लेकिन यहाँ पर धंधे नहीं किए जाते, यानी धंधा आरंभ नहीं कर सकता कोई, अपना जो है अपना बिजनेस नहीं कर सकता। कृषि का पिछड़ापन भी इसके लिए एक समस्या है। तो ये कैसे है, तो आइए जानते हैं। भारत की लगभग 72% जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, अतः स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की व्यापक समस्या हो गई है। अब देखिए अविकसित सामाजिक दशा, यानी अविकसित सामाजिक दशा भी कुछ कारण बताती है। हमारे देश में जाति प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी की उग्र कर रही है। मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मशीनीकरण के फलस्वरूप मशीन आने के कारण बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इंसान काम नहीं करते, सब काम मशीनें करती हैं। पहले एक काम के लिए मान लीजिए 10 इंसानों की ज़रूरत होती थी, अब उसी काम को करने के लिए एक मशीन कर देती है, ठीक है। तो 10 लोगों का जो है रोजगार वहाँ मारा जाता है, ठीक है। तो देखिए आगमन, मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छटनी, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन, आर्थिक साधनों की कमी आदि से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, ठीक है। इससे भी बेरोजगारी जो है फैल रही है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या में अप्रत्याशित बेरोजगारी का मूल कारण है, अतः इस पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाते हुए उसमें चेतना जागृत करनी चाहिए। नंबर 2 है शिक्षा प्रणाली व्यापक परिवर्तन, शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाना चाहिए तथा शिक्षा में शारीरिक श्रम को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, श्रम वर्ग के गतिशीलता का संचार किया जाना चाहिए। समाज में ऊंच नीच तथा छूत-छात की बुराई को भी समाप्त करना चाहिए। सहकारी खेती, कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार कार्यालयों का विस्तार, देश में बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में पूर्ण आंकड़े के संकलन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मालिकों व मजदूरों को परस्पर संबंध के लिए रोजगार कार्यालयों का विस्तार अपेक्षित है। राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, देश में बेरोजगारी की दूर करने के लिए अब बेरोजगारी के कारण देख लिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक हमारा ये पूरा हो जाता है। अब देखिए जो है हमने पूरे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया है और सॉल्यूशन करने के बाद आपको अगर अब भी कहीं भी दिक्कत है तो आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट पेपर यानी आप किसी और पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइएगा
और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से दोबारा मिलते हैं, आपसे बातचीत करेंगे। और आपका कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, गुड बाय।